Hope you are having a good day. This is Priya and you are on my channel Crystal Concepts with Priya. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटीज दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर कस्टम सिलेबस. सो beginning with basic customs duty. Basic customs duty is levied under section 12 of the Customs Act and section 2 of Customs Tariff Act. section 12 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ड्यूटीज कस्टम्स पे लगेगी ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एट सच रेट्स दैट मे बी प्रिस्क्राइब इन द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 का सेक्शन 2 ये बोलता है कि रेट लगेगा एज पर द रेट्स गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकेंड शेड्यूल. जहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल बात करता है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की, वही सेकेंड शेड्यूल बात करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की. जब हम बात करते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में, तो हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई गुड्स इम्पोर्ट करते हैं हम फॉलो करते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN, जिसके अकॉर्डिंग हम टोटली 8 डिजिट लेवल पर गुड्स को क्लासीफाई करते हैं. इंटरनेशनल लेवल पर ये जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज़ अ 6 डिजिट कोड सिस्टम विच मे बी आस्क्ड इन एन MCQ. ये एक पॉइंट नोट कर लेना. बढ़ते हैं आगे. अब जब हम बात कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट शेड्यूल, तो हमारा ये जानना भी ज़रूरी बन जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल में एक्चुअली कॉलम्स कितने होते हैं. बेसिकली वी हैव 5 कॉलम्स. फर्स्ट वन में हम अपना HSN लिखेंगे, सेकेंड में हम गुड्स का डिस्क्रिप्शन देंगे, थर्ड में हम बताएंगे कितने यूनिट्स है, फोर्थ और फिफ्थ बताएगा हमारी रेट ऑफ ड्यूटी. जहाँ फोर्थ कॉलम बात करता है स्टैंडर्ड रेट ऑफ BCD, वही फिफ्थ कॉलम बात करता है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ BCD. स्टैंडर्ड रेट मतलब क्या होगा, जो जनरली एक रेट एप्लीकेबल होता है गुड्स के ऊपर, उसी की बात करता है स्टैंडर्ड रेट. वेयर एज द प्रेफरेंशियल रेट is imposed on the goods that have been imported from the areas notified by the central government, और lower rate पर हम BCD applicable करेंगे. अब ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ से आती है? वो एप्लीकेबिलिटी आएगी सेक्शन 25 के अंदर दिए गए नोटिफिकेशन के थ्रू. जब कभी भी दो देशों के अंदर ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं और वहाँ पर ये लोग अग्री कर लेते हैं कि हम कम रेट पर लगाएंगे आपको BCD, इन दैट केस प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल हो जाएगा. अब अगर मैंने ऐसे एरिया से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो फिर मैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अवेल करने के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करूँगी. द फर्स्ट वन बीइंग, मैंने एक स्पेसिफिक क्लेम करना चाहिए इंपोर्ट के टाइम पर कि मुझे प्रेफरेंशियल रेट पे करना है. सेकेंडली, जो मैं गुड्स प्रोड्यूस करूँगी या फिर मैन्युफैक्चर करूँगी, या जिससे मैंने गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करवाया है, वो उस प्रेफरेंशियल एरिया से आना चाहिए. अगेन, द area should be notified under section 4 subsection 3 of Customs Tariff Act. Further, Customs Tariff Act के section 2 section 4 subsection 2 के अंदर जो भी रूल्स दिए गए हैं उसके मुताबिक ही इन गुड्स का ओरिजिन होना चाहिए. अगर मैंने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, in that case I won't be eligible to avail preferential rate of duty. मुझे वहाँ बेसिक ड्यूटी ही पे करनी पड़ेगी. ओके, अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड शेड्यूल जो बात करता है एक्सपोर्ट ड्यूटी की. तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये बोलती है कि हमको गुड्स इंपोर्ट करने हैं, टैक्सेस नहीं. तो बेटा आप एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाओगे. बट कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी मिनिस्ट्री ने टाइम टू टाइम बेसिस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है. सिंपल. बढ़ता है टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड टैक्स. इंटीग्रेटेड टैक्स को देखकर मेरे दिमाग में एक सिंपल सा सुनील शेट्टी का डायलॉग याद आता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GST काउंसिल, तुम GST ना भरो ऐसा हो नहीं सकता, और तुमसे GST भरवाए बिना मैं इंपोर्ट करने दूँ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा. यही एग्जैक्टली केस हुआ विद द इंटीग्रेटेड टैक्स. कस्टम्स आ रहा था, GST काउंसिल ने बोला ऐसे कैसे भैया तुम इंपोर्ट कर लोगे, अब तुम्हें BCD के साथ साथ IGST भी पे करना होगा. बट द मैक्सिमम रेट ऑफ IGST विल बी 40%. इससे ज़्यादा तो हम नहीं लगाएंगे. अब ये क्या बोलते हैं, जो रेट हमने अप्लाई किया हुआ है दैट विल बी द रेट जो इंडिया के अंदर उन्हीं गुड्स पे लगता है. मतलब क्या हो गया, जो लाइक काइंड का आर्टिकल होगा इंडिया के अंदर, अगर वो जिस रेट पे सप्लाई हो रहा है उसी रेट पर हम इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ लगाएंगे. हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने ओवरऑल बाकियों को एक कम रेट पर दिया और यहाँ पर ज़्यादा लगा दिया. ना भैया ना, इतना भी अत्याचार हमको नहीं करना है. वी विल बी अप्लाइंग एट दी सेम रेट.
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट दी वैल्यू। अब इंटीग्रेटेड टैक्स तो लगाना है, बट उसके लिए वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें बोलते हैं कि ये वैल्यू होगी हमारी सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इम्पोर्टेड आर्टिकल का वैल्यू निकलेगा वो, या फिर जो हमने सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के अंदर टैरिफ वैल्यू डिसाइड किया होगा वो, ये हमारी वैल्यू कहलाएगी। उसके अंदर हम कुछ एडिशंस करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे, जो हमारा जीएसटी का सेक्शन था उसको याद करते हैं। वहाँ हम क्या करते थे, एनी ड्यूटी टैक्स सेस एप्लीकेबल विल बी एडेड। याद आ रहा है? जिसने पढ़ा होगा उसे याद आएगा, जिसे नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। सो इसके मुताबिक जो भी कस्टम्स ड्यूटी हम पे कर देंगे सेक्शन 12 के हिसाब से, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिमिलरली किसी और लॉ के अंदर अगर कुछ भी दिया होगा जो चार्जेबल होगा, दैट विल ऑल्सो बी एडेड टू दिस। बट हमको आईजीएसटी ऐड नहीं करना है एंड जीएसटी कंपनसेट्स भी ऐड नहीं करना है। ओके इसके बाद आ जाएगी हमारी टोटल वैल्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ लेविंग इंटीग्रेटेड टैक्स। इस पर जो भी हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट होगा वो हम अप्लीकेबल कर देंगे एंड आईजीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमने इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया है तो स्टेट कैसे पीछे हटता। स्टेट ने बोला आपने जीएसटी लगा दिया, हमारे कुछ गुड्स जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू था, जीएसटी के आने की वजह से वो गुड्स हमारे हाथ से चले गए, हमारा जो रेवेन्यू था उसका नुकसान हो गया। तो अभी हमारे नुकसान की भरपाई करेगा कौन करेगा, हमें इंसाफ चाहिए। तो इन्हें इंसाफ देने के लिए प्ले में आया जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स होंगे उसके ऊपर स्टेट के पास अधिकार है कि वो सेस लगा सके। अब जब हम इन गुड्स पर सेस लगा ही रहे हैं तो हमें वैल्यू का भी तो कैलकुलेशन करना होगा। तो वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होगा, अरे कुछ अलग नहीं करना है हमको वही करना है जो हम पहले कर रहे थे। जो हमने आईजीएसटी के लिए निकाला था ना वैल्यू, बस वही वैल्यू लेनी है हमें। दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ सेस। कितना सिंपल था, कितने फटाफट इतना सारा पोर्शन हमारा ख़त्म हो रहा है। अब ये बोलते हैं कि कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, ड्रॉबैक से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, एग्जम्पशन से रिलेटेड, वहाँ पर जो जो ड्यूटी चार्जेबल हो रही थी वैसे ही ड्यूटीज़ चार्ज होंगी कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर। सिमिलरली किसी और एक्ट के अंदर कोई भी ड्यूटी चार्ज हो रही है, टैक्स चार्ज हो रहा है, सेस चार्ज हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो ड्यूटी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, सेस लगाएंगे, ये उन ड्यूटीज़ के एडिशन में होगा। ओके अब ये तो बात हो गई हमारे सिंपल से गुड्स के बारे में, उनका वैल्यू कैलकुलेशन के बारे में। बट कुछ गुड्स रहेंगे हमारे वेयर हाउस के अंदर और जिनका अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है और मैंने उन गुड्स को बेच दिया। तो अगर मैंने अपने गुड्स को पार्ट में बेचा है, इन दैट केस जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू होगा गुड्स का सेक्शन 8 के मुताबिक वो, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जिस भी वैल्यू में मैंने उन गुड्स को बेचा है वो वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज माई वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस गुड्स। सिंपल। अब ये हो गई पार्ट गुड्स की बात। अब बात करते हैं टोटल गुड्स हमने बेचे हैं, सारे गुड्स एक साथ बेच दिए, तो इन दैट केस हमारा सबसेक्शन 8 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज़ हायर, जो ज़्यादा है उसे हम मान लेंगे ये हमारी वैल्यू थी। अगर मेरे ट्रांजैक्शंस सारे गुड्स मैंने बेचे हैं बट एक से ज़्यादा टाइम पर बेचा है, तो इन दैट केस जो मेरा आखिरी ट्रांजैक्शन होगा ना, दैट विल बी कंसिडर्ड माई वैल्यू। सारे ट्रांजैक्शंस का एवरेज नहीं निकालूंगी मैं क्या देखूंगी, मेरा आखिरी ट्रांजैक्शन जो था उसकी कितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू थी, दैट विल बी क्लियर कट माई ट्रांजैक्शन वैल्यू और द वैल्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ वेयर हाउस गुड्स। अब कुछ गुड्स मेरे पास अनसोल्ड पड़े रह सकते हैं, तो इसके हिसाब से सेक्शन 8 में जो वैल्यू इनका निकलेगा उसी का प्रोपोर्शनेट वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे एज द वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस गुड्स अनसोल्ड। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स।
एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) ये जब हम कंसिडर कर रहे थे तो हमारे पास एक सिंपल सा व्यू था कि अगर हम ये गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे होते तो इन दैट केस हम उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाते थे। तो अगर हम उन गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगा रहे थे तो हमने जो गुड्स इंपोर्ट किए हुए हैं उस पर भी तो एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए, क्योंकि बने बनाए तो हमारे पास आ गए हैं। तो इसीलिए हमने इन गुड्स के ऊपर एडिशनल ड्यूटी के नाम पे एक्साइज ड्यूटी के बराबर एक ड्यूटी लगा दी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज एडिशनल ड्यूटी। अब ये जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है ये रिस्ट्रिक्टेड है कुछ गुड्स के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और टोबैको प्रोडक्ट्स। अल्कोहलिक लिकर पर भी हम एडिशनल ड्यूटी लगाते हैं और ये उस रेट पर लगेगा जो कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मतलब जो बाकी के ऊपर के गुड्स थे वहाँ पर सेंट्रल लेवल पर लगता था, इसलिए वहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते थे। बट इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिकर, क्योंकि स्टेट इसका रेट डिटरमाइन करता था, तो हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी को फॉलो करने वाले हैं। मूविंग अहेड टू काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या था? अगर मैंने कुछ इंपोर्ट किया हुआ है तो उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल होगा, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, और उन गुड्स पर भी अगर ये इंडिया में बन रहा होता प्रोडक्ट तो इन दैट केस कुछ ना कुछ टैक्स लगा होता, एक्साइज ड्यूटी लगी होती, और इस वजह से मेरे जो डोमेस्टिक गुड्स है उनका प्राइस हाई हो जाता। अब जब मैं ये गुड्स इंपोर्ट कर रही हूँ तो इन दैट केस मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाया है या कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट इंपोर्ट करवाए हैं, तो इन दैट केस जो इंपोर्टेड मटेरियल है उनका प्राइस लो है। तो मुझे इंश्योर करना है कि जो मेरे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है वो मेरे फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के बराबर हो। तो इसीलिए जो भी मैं इंपोर्ट करूँगी उसके ऊपर मैं एक्साइज ड्यूटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक ड्यूटी लगा दूंगी, विच विल बी टर्म्ड एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इतना सा पोर्शन था। बट अब एक छोटी सी बात हमको ध्यान में रखना है कि सबसेक्शन 1 के अंदर जहाँ एडिशनल ड्यूटी नहीं लगती है उन्हीं गुड्स के केस में हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे, अदरवाइज हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगा पाएंगे। सिंपल। मूविंग अहेड टू स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(5). तो अब जैसे मैंने देखा वहाँ हमने एक्साइज ड्यूटी लगाई, बट एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी कुछ टैक्सेस थे जो एक नॉर्मल पर्सन पे करता था, सच एज सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लोकल टैक्स और कोई भी चार्जेस लाइक आर्टिकल के ऊपर। तो इन दैट केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि इन गुड्स के ऊपर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाए तो वो एडिशनल ड्यूटी लगाएंगे, जिसका रेट मैक्सिमम 4% होगा। 4% से ज़्यादा ये रेट नहीं हो सकता। इतनी सी बात थी। फिर बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़। सो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ के केस में हमको ध्यान में रखना है कि प्रोटेक्टिव नाम के अंदर जैसा दिया है, दिस इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन। बेसिकली इनके दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू ड्यूटीज़ एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़। रेवेन्यू ड्यूटीज़ हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि कस्टम्स डिपार्टमेंट को अपना रेवेन्यू रेज करना है, वेयर एज प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ हम इसीलिए लगाते हैं ताकि जो भी हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका हम प्रोटेक्शन कर पाए। अब ये जो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। हमें फर्दर ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ है ये बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नेचर की नहीं होनी चाहिए, सो दैट हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो डिस्करेज हो जाए। रादर हमको इसे इस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है ताकि जो हमारा डिमांड और सप्लाई का गैप है उन आर्टिकल से रिलेटेड वो वहाँ पर ठीक ठाक हो जाए, दैट इज़ ब्रिज हो जाए। सिंपल। मूविंग अहेड, अभी हम ये तो देख रहे हैं कि प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ हम लगाएंगे, बट प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ का ड्यूरेशन क्या होगा? सो द ड्यूरेशन विल बी अ डेट दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये हमको ध्यान में रखना है। सिंपल है, फर्स्ट शेड्यूल में जो डेट दी हुई है वही हमारा ड्यूरेशन कहलाएगा। अभी हमको क्या बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो इस ड्यूटी को ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर करना मतलब चेंजेस करना है। सो ड्यूटी को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है या घटा सकती है। बट अब ये जो हम अल्टरेशन कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाई हो चुकी है कि जो ड्यूटी है या तो ये बहुत कम है या तो बहुत ज़्यादा है।
तो अगर हमें ऐसा केस नज़र आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद वो पता करेगी कि सच में ऐसा है क्या। अगर सच में ऐसा है तो वो ड्यूटी को रिड्यूस या इंक्रीज़ करेगी। अब रिड्यूस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ड्यूटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट के पास में इसका एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि हमने इंक्रीज़ की हुई है ड्यूटी। सो अगर पार्लियामेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी चेंजेस रिकमेंड किए हैं तो नोटिफिकेशन विल बी हैविंग इफेक्ट सब्जेक्ट टू सच चेंजेस, मतलब वो चेंजेस लागू करके हम उस नोटिफिकेशन को इफ़ेक्ट देंगे। अगर नोटिफिकेशन के पहले कुछ हो जाता है तो इन दैट केस जो भी हमने किया हुआ है दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। दिस हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। सिंपल। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पोर्शन, सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है कि हमारे पास इमरजेंसी पावर है टू इम्पोज और एनहांस एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। सिमिलरली 8A बात करता है इमरजेंसी पावर टू इम्पोज और एनहांस इम्पोर्ट ड्यूटीज़। सेक्शन 8 में ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार है कि वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को जारी कर सकती है या बढ़ा सकती है, और इसके लिए उससे सेकेंड शेड्यूल में अमेंडमेंट करना होगा। जिस किसी गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात हो रही है वो सेकेंड शेड्यूल में हो सकती है या नहीं भी हो सकती, मतलब इनके पास में ये अधिकार है कि सेकेंड शेड्यूल के अलावा अगर कोई चीज़ होती है और उसके ऊपर इनको इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज करनी है या एनहांस करनी है, इन दैट केस वो ऐसा कर सकते हैं। और ये कब कर सकते हैं? जब उनको सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इन द अदर केस एज वी सी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में भी ऐसा ही होता है। हम फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करेंगे और नोटिफिकेशन देंगे ऑफिशियल गज़ट में। यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो गुड्स मेंशन्ड होने चाहिए। अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो गुड्स मेंशन्ड नहीं है, इन दैट केस वी आर नॉट हैविंग एनी पावर टू इम्पोज और एनहांस इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन दोज गुड्स। गॉट इट? सिंपल था। बस आज इतना ही करना है। इसके आगे का पोर्शन वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। In this video, I have also attached a link to some summary notes that I have prepared. To save time, we can directly go for these self-made notes which have been completely prepared on the basis of the module itself. So जो भी important points है वो सारे उसमें noted है, nothing will be missed. आप फटाफट देख सकते हो। And if you like the video, do share with your friends who are going to attempt their exams in May 22. Thank you.